हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ईओएम और ओएम। ईओएम मतलब एम्फासिस ऑफ अ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम ऐसे, ये हमारा ऐसे ऐसे 706 ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में ईओएम और ओएम का क्या महत्व है, आज हम ये समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये डेफिनेशन दिए दोनों एंड देन ऑब्जेक्टिव दिए, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर हैविंग अ फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन फॉर्म करना एंड ड्रॉ करना यूजर का अटेंशन, ड्रॉ यूजर्स अटेंशन व्हेन इन द ऑडिटर जजमेंट इज नेसेसरी टू डू शो। ठीक है, ऑडिटर का प्राइमरी काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना। उसके अलावा ऑडिटर क्या कर सकता है? यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ कर सकता है, जहां पे ऑडिटर को लगता है यहाँ पे उनका अटेंशन होना चाहिए। अब कब कब ऐसा होगा? मैटर, एक मैटर है अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट भी है, डिस्क्लोजर भी है। उसके बाद भी आपको लगता है, एक ऑडिटर को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है यूजर को अंडरस्टैंड करने के लिए, यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक ऐसा मैटर जो प्रेजेंट और डिस्क्लोज है। देखो, कोई भी मैटर अगर प्रेजेंट और डिस्क्लोज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर क्या, ऑडिटर है ना, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बताता है जनरली। लेकिन ऑडिटर को ऐसा लगे कि ये जो प्रेजेंट और डिस्क्लोज की हुई इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों के लिए, कि जो हमारा यूजर्स है, जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और ऑडिट रिपोर्ट का यूज करेगा ना, उसको मैं चाहता हूं कि वो ये चीज भी जाने। क्योंकि जो भी हमारा ऑडिट रिपोर्ट होता है ना, वो ज्यादा रिलायबल होते हैं यूजर्स के लिए। यूजर्स ऑलवेज हमारे ऑडिट रिपोर्ट के आधार पे ही अपने डिसीजन बनाते हैं। इसलिए वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें लग रही है ना, वो हम लेके आ रहे हैं हमारे ईओएम पैराग्राफ के अंदर या ओएम पैराग्राफ के अंदर। दूसरा क्या बोलता है इसके अलावा? अदर मैटर, अदर मैटर जो भी रिलेवेंट है यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ द ऑडिट और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट को जानने के लिए। ये क्या बोलता है कि कोई भी ऐसी मैटर जो एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो ऑडिटर का रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, ये दोनों भी ये डेफिनेशन ही है और यहाँ पे फिर से डेफिनेशन ही है। इस ईओएम ओएम के बारे में लिखाएंगे हम कुछ नहीं, क्योंकि एक छोटा सा ऐसे है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कभी भी बन सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप मॉड्यूल से देख लो, छोटा सा ऐसे, इसलिए लिखेंगे नहीं हम इसके बारे में ज्यादा कुछ। डेफिनेशन क्या बोल रही है? डेफिनेशन बोल रही है ईओएम पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ इंक्लूड इन द ऑडिट रिपोर्ट। ये पहला बॉक्स क्या बोल रहा है? पहला बॉक्स हमें बता रहा है कि ईओएम एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ कहाँ पे होता है? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, सेकंड हमें क्या बोलता है? सेकंड बॉक्स में बता रहा है कि दैट रेफर्स टू अ मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऐसी मैटर्स को रेफर करता है जो प्रेजेंट है और डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलती है? ईओएम पैराग्राफ इज द पैराग्राफ इंक्लूड इन द ऑडिट रिपोर्ट। क्या फर्स्ट क्या बोल रहा है? ईओएम एक पैराग्राफ है, जो ये पैराग्राफ ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर है। और सेकंड चीज क्या बोल रही है? ये रेफर करता है मैटर को, कौन सी मैटर? जो प्रेजेंट और डिस्क्लोज है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और थर्ड हमें बताता है इन द ऑडिटर जजमेंट इंपॉर्टेंस टू द फंडामेंटल ऑफ टू यूजर अंडरस्टैंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कभी भी ईओएम या ओएम के बारे में पूछे, अगर ईओएम के बारे में पूछे तो आंसर के अंदर उसका डेफिनेशन होना चाहिए। ओएम के बारे में पूछे तो ओएम का भी डेफिनेशन ऑलवेज आंसर के अंदर होना चाहिए। तो ईओएम क्या बताता है मुझे? ईओएम मुझे बता रहा है कि ईओएम एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ होता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और ये रेफर करता है वो सारी मैटर है जो प्रेजेंट है और डिस्क्लोज है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटर का जजमेंट ये कहता है ये इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल यूजर टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। जो भी हमारे फंडामेंटल यूजर है, गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, बैंक, इन सभी के लिए ये फंडामेंटल है, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अच्छी तरीके से समझ पाए, और अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, लिखने की जरूरत है। अगर किसी को लिखने की जरूरत लगती है ना, तो मैं यहाँ पे फटाफट ईओएम की सबसे पहले डेफिनेशन
लिख देता हूँ। ऐसा करते हैं सबसे पहले हम है ना ईओएम का डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है? अभी सबसे पहले हम ओएम की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले ईओएम का पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। वो करने के बाद ओएम का डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो ईओएम का डेफिनिशन हमारा क्या है? ईओएम का डेफिनिशन है ईओएम पैराग्राफ इज़ अ पैराग्राफ। ईओएम पैराग्राफ इज़ अ मीनिंग। मीनिंग क्या बोल रहा है? ईओएम पैराग्राफ इज़ अ पैराग्राफ। ईओएम पैराग्राफ है ना, वो एक पैराग्राफ है जो कहाँ होता है? जो होता है इंक्लूड इन द ऑडिट रिपोर्ट। इंक्लूड इन ऑडिट रिपोर्ट। फर्स्ट चीज ये आनी चाहिए। सेकंड क्या है? सेकंड बोलता है ये रेफर करता है मैटर्स को। ये पैराग्राफ जो क्या करता है? ये करता है रेफर ऑफ मैटर। और ये कौन सी मैटर को रेफर करता है? दोस प्रेजेंट और डिस्क्लोज। दोस प्रेजेंट और डिस्क्लोज इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। क्या है? ईओएम पैराग्राफ एक पैराग्राफ है जो ऑडिटर के रिपोर्ट में होता है। सेकंड क्या बोलता है? ये रेफर करता है। ये क्या रेफर करता है? मैटर जो ऑलरेडी प्रेजेंट और डिस्क्लोज है इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसके आगे दैट इन द ऑडिटर जजमेंट। इन द ऑडिटर्स जजमेंट। ये ऑडिटर की जजमेंट में क्या है? ये ऑडिटर की जजमेंट में इंपॉर्टेंस रखता है। दैट इट इज फंडामेंटल। दैट इज फंडामेंटल टू यूजर्स। फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये पैराग्राफ की पूरी डेफिनेशन है। ये 1 2 3 हम यहाँ से हटा देते हैं। बट ये इसी फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा। ये सीधा-सीधा फॉर्म है कि ईओएम पैराग्राफ इज़ अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, रेफर those matter are present or disclosed in the financial statement that in the auditor's judgment importance that is a fundamental to user to understanding the financial statement। ठीक है, पहली लाइन बोलती है ईओएम एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ कहाँ पे होता है? ऑडिट रिपोर्ट में होता है। ये पैराग्राफ के अंदर क्या होता है? ये पैराग्राफ रेफर करता है वो मैटर है जो प्रेजेंट और डिस्क्लोज है कहाँ पे? फिनेंशियल स्टेटमेंट में। और ऑडिटर के जजमेंट में ये इंपॉर्टेंस रखता है कि फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट। तीन चीजों सारी खत्म। डेफिनेशन खत्म हो गई। अब ईओएम इन द ऑडिट रिपोर्ट। अब जो ईओएम है वो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होता है देखते। इफ द ऑडिटर कंसिडर नेसेसरी टू ड्रॉ अटेंशन टू द मैटर और प्रेजेंट और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर्स जजमेंट such importance that fundamental to users understanding of the financial statement, the auditor shall include EOM paragraph in the auditor report provided। यहां से लेके यहां तक ये तो हमारा डेफिनेशन। ये तुम आप समझ रहे हो डेफिनेशन का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? क्योंकि एक मार्क्स पूरा का पूरा डेफिनेशन का ही होगा। अब प्रोवाइडेड कब कब हम प्रोवाइडेड का मीनिंग क्या है? आर नॉट सब्सटीट्यूट, या फिर समझ लो आर नॉट सब्सटीट्यूट। ईओएम किसका सब्सटीट्यूट नहीं है? या ईओएम कब कब नहीं देना चाहिए? तो हम नॉट सब्सटीट्यूट की तरह समझो, या तो फिर कब कब नहीं देना चाहिए। आई थिंक तो नॉट सब्सटीट्यूट के लिए अलग से दिया है। प्रोवाइडेड मतलब कि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कब कब नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है ईओएम कब कब नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले ईओएम जब भी हम एसएस 705 दे रहे हो, अगर ऑडिटर एसएस 705 के हिसाब से मॉडिफाई ओपिनियन देता है तब नहीं आनी चाहिए, या तो फिर एसएस 701 आ रहा है तब ईओएम हमें नहीं देना चाहिए। मतलब कि ऐसी मैटर्स जो प्रेजेंट और डिस्क्लोज है बट वो हमारे लिए 701 की ऑडिट मैटर में आनी चाहिए, तब तब हमारे लिए ईओएम नहीं आना चाहिए, तब तब कैम ही आना चाहिए। समझो एक मैटर है जो प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज है। अब जैसे आप प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज समझोगे ना तो आपको क्या लगेगा? भाई ईओएम में आना चाहिए। बट वो क्राइटेरिया फुलफिल करती है कैम का,
ऑडिटर बोलता है ये कैम होना चाहिए। अगर ऑडिटर को लगता है ये चीज़ कैम होनी चाहिए, तो वो कभी भी ईओएम में नहीं आएगी और 705 आएगा तब तक भी ईओएम नहीं आएगा। ठीक है? डन? तो एसएस 705 या एसएस 701 जब-जब हमें देना है, तब-तब ईओएम के अंदर उसको उसको नहीं लिखना है। वो ईओएम की चीज़ें अगर एसएस 705 की आइटम्स है, तो वो एसएस 705 के पैरा में जानी चाहिए, ईओएम में नहीं जानी चाहिए। और एसएस 701 कैम की आइटम है, तो वो कैम में जानी चाहिए, ईओएम में नहीं जानी चाहिए। ओके? तो ये एक याद रखना। सेपरेट सेक्शन अभी जैन 26 आपका जो 19 तारीख का अटेम्प्ट है, उसमें 5 मार्क्स में ये या 5 मार्क्स में ये या पूरा ही 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है? कुछ भी बोल दो। मुझे लगता है एग्ज़ाम्पल की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। जैन 26 में आ गया, नहीं तो फ्यूचर अटेम्प्ट में तो इसकी संभावनाएँ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अब सेपरेट सेक्शन क्या बोलता है? सेपरेट सेक्शन बोलता है कि ईओएम हमने पहले ही बात की ईओएम का एक सेपरेट सेक्शन होता है। इंक्लूड द पैराग्राफ विद इन द सेपरेट सेक्शन दैट द ऑडिटर रिपोर्ट दैट एप्रोप्रिएट हेडिंग एक एप्रोप्रिएट हेडिंग में एक सेपरेट सेक्शन दो विद द एप्रोप्रिएट हेडिंग। एप्रोप्रिएट हेडिंग में क्या होना चाहिए? ईओएम। मस्त ऐसे है ना? इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट होगा, उसके अंदर ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन, उसके बाद में एक अप्रोप्रिएट सेक्शन। सेपरेट सेक्शन का मीनिंग होता है सेपरेट सेक्शन, जैसे ओपिनियन का एक सेपरेट सेक्शन है, ऑडिटर्स ओपिनियन का एक सेपरेट सेक्शन है, वैसा सेपरेट सेक्शन वहां पे आप क्लियर कट लिखो ईओएम। ठीक है? अब कैम जैसे हम कैम देते हैं तो कैम हमें किसी भी चीज का सेपरेट ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देता है। वैसे ही ऑडिटर का ओपिनियन जो है ना मॉडिफाई नहीं है इन द रिस्पेक्ट एम्फिसियस। जो भी हमने प्रेजेंट और डिस्क्लोज आइटम है वो अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई ईओएम दे रहे हैं तो ईओएम कभी भी ऐसा नहीं बोलता है कि ये सारी चीजें जो मैंने ईओएम में लिखी है वो मॉडिफाइड है। वो हमारी नजरों में मॉडिफाइड नहीं है या ऑडिटर का इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। मतलब कि जो भी ईओएम हमने दिया है वो एक सेपरेट ओपिनियन नहीं है। सेपरेट ओपिनियन किसका नहीं है कि हम ये सारी चीजों को ऐसा नहीं मानते मॉडिफाइड है। यहाँ पे भी भूलें हो सकती है, यहाँ पे भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, बट ये हमारी जजमेंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पे रखी है। एंड सेकंड यहाँ पे ये हमें है ना द पैराग्राफ रेफर ओनली टू इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट और डिस्क्लोज इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये पैराग्राफ के अंदर जो भी आइटम आएगी वो प्रेजेंट और डिस्क्लोज होनी चाहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है? इंक्लूड द पैराग्राफ क्लियर रेफरेंस। यहाँ पे हमें क्लियर रेफरेंस देना है टू द मैटर बीइंग एम्फसाइज। जो भी मैटर हम बताना चाहते हैं ना उसका क्लियर रेफरेंस देना है। क्लियर रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है कि ये चीज प्रेजेंट या तो डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर है फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर क्लॉज 1 की बात मैं कर रहा हूँ, फिक्स असेट की या फिक्स करंट लाइबिलिटी की या लॉन्ग शेयर कैपिटल की। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ईओएम के अंदर कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर जो डिस्क्लोजर नंबर 2 है ना उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये सेपरेट सेक्शन का ओपिनियन है। 3 चीज़ें, एक तो सेपरेट सेक्शन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट हेडिंग होना चाहिए ईओएम। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है भाई क्लियर रेफरेंस होना चाहिए और वो सारी की यहाँ पे वही चीज़ें आनी चाहिए जो प्रेजेंट और डिस्क्लोज हुई है फिनेंशियल स्टेटमेंट में। और थर्ड चीज़ क्या बोलता है? ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दोस रिस्पेक्ट। जो यहाँ ईओएम में हमने दी है वो उस रिगार्ड में हमारा जो ओपिनियन है ना वो मॉडिफाइड नहीं है। ठीक है? उसके बाद क्या पड़ जाता है? ईओएम का कब-कब आना आ सकता है? एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टेंसेस वेयर द ऑडिटर में कंसीडर इट इज अ नेसेसरी इंक्लूड ईओएम। कौन-कौन से सर्कमस्टेंस होंगे तब है ना ईओएम आना ही चाहिए। ठीक है? तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेजर कैटास्ट्रॉफी that had been continue to have और significant effect on the entity's financial statement। कोई कैटास्ट्रॉफी आ गई, पोटेंशियल डैमेज हो गया है करंट ईयर में। जो हमारा इन्वेंट्री था ना इन्वेंट्री हमारा डैमेज हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, जो एब्सोल्यूट हो चुका है। 50% इन्वेंट्री डैमेज हो चुका है जिसका सिग्निफिकेंट इवेंट रहेगा फिनेंशियल पोजीशन पे। तो कोई भी मेजर कैटास्ट्रॉफी हुई है उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ रहा है फिनेंशियल पोजीशन पे। ठीक है? ओनली कैटास्ट्रॉफी नहीं, ये भी चाहिए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एंटिटी फिनेंशियल पोजीशन। अगर फिनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ईओएम के लिए। ईओएम के लिए कब मेजर कैटास्ट्रॉफी हो, कंडीशन नंबर 1, और कंडीशन नंबर वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट दे रही हो एंटिटी के फिनेंशियल पोजीशन पे। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड मटेरियल इफेक्ट ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है? कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जैसे कि इंड एएस हमारे जो आए थे वो
कुछ प्राइवेट कंपनी को है ना आफ्टर 2 इयर्स एप्लीकेबल हो रहे थे। 1/4/2019 या 20 से कुछ मेरे को याद नहीं है अभी प्रॉपर डे, पर लिस्टेड कंपनी को है ना तुरंत एप्लीकेबल हो गए थे। और प्राइवेट कंपनी को क्या बोला था भाई, 2 साल के लिए आपको हम ऑप्शन देते, 2 साल आपको आना है तो आप इंड आप एप्लीकेबिलिटी करवा लीजिए, या तो फिर 2 साल के बाद आपको मैंडेटरी हो जाएगा। तो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उसका अर्ली एप्लीकेशन कर लिया हो, क्या वो क्या बोले भाई 2 साल बाद तो मैंडेटरी करना है ना, अभी से ही ट्राई करते तो 2 साल तक में हम समझ जाएंगे भाई इंड एएस क्या है। तो अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पूरा इंड एएस हमने पहले ही हमने इफेक्ट कर लिया, और उसका क्या मटेरियल इफेक्ट होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट में वो भी बताना है। तो दो चीजें पढ़ी एग्जाम्पल में, कब कब ईओएम आ सकता है, तो जब मेजर कैटास्ट्रॉफी हो और सिग्निफिकेंट इवेंट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा क्या था, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट मटीरियली इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका मटीरियली इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। अर्ली एप्लीकेशन, मेजर कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। थर्ड क्या बोलते हैं, कोई सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट है जो अकर हुआ है बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम सब्सिक्वेंट इवेंट की बात करें, कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, कब हुआ है, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक में, तो उसका भी रिपोर्टिंग हम यही ईओएम के अंदर कर डालेंगे। अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द फ्यूचर आउटकम ऑफ अ एक्सपेक्टेशन लिटिगेशन एंड रेगुलेटरी एक्शन, ठीक है। कंपनी ने अपने बैलेंस शीट के अंदर या पी&एल के अंदर शो कर दिया है ये लीगल डिस्प्यूट। अब आपको लगता है ये लीगल डिस्प्यूट हमें जो हमारे यूजर्स है उनको बताना चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोजर है लीगल डिस्प्यूट का, सब्सिक्वेंट इवेंट का, अर्ली एप्लीकेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इन चारों का क्या है, प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज है कहाँ पे, फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। हम सिर्फ ये चारों के बारे में और डिटेल में यहाँ पे बता रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट में। तो कौन कौन सी चीजें, मेजर कैटास्ट्रॉफी that significant effect on the entity's financial position, early application of new accounting standard एंड दैट मटीरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजर कैटास्ट्रॉफी जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन पे। अर्ली एप्लीकेशन क्या है, कोई भी नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जिसका मटीरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, या फिर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है, कौन सा, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का, वो भी आप बता सकते हो। या तो फिर अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी क्या है, फ्यूचर आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन एंड रेगुलेटरी एक्शन, कोई भी लिटिगेशन आपके सामने चल रहा है या रेगुलेटरी एक्शन चल रहा है जिसका फ्यूचर आउटकम अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। डन। तो ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें आपको याद करनी रहेगी, 5 मार्क्स में ये आपको पूछेगा, रोकड़ा मार्क्स से उठा लेना। अब ईओएम किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हमने पहले ही बोल दिया भाई 705 आएगा ना तब वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, या तो 570 नहीं आएगा, ठीक है। यही चीजें हम कैम में पढ़ के आए थे कल या परसों, जब भी वो लेक्चर अपलोड हुआ होगा आपने कैम के अंदर लिखा होगा 705 और 570 जब जब आता है तब तब वो कैम नहीं होता है। वैसे ही जब जब 705 और 570 आएगा तब तब यहीं पे होंगे उसके नोट्स, कहाँ गया ये वाला पोर्शन, 705 और 570 ये भी हमारे ओएम का ये नहीं है। एंड लास्ट में ये वाली कंडीशन, डिस्क्लोजर इन द financial statement, the applicable financial report required to management to make, ठीक है। तो इसको छोड़ के 701 याद करो, 701 में ये चार चीज के लिए हमारा सब्स्टिट्यूट था, ठीक है। उसमें से ये सेपरेट ओपिनियन को छोड़ के ये तीन चीजें वहां पे एज इट इज लिखी गई है, ठीक है। तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत मेरे को नहीं लगती है, ठीक है। अगर नाम पता चले तो 701 का आप लेक्चर देख लेना, वो आपको अभी तक में मिल चुका होगा, ठीक है। अब ओएम की बातें चल रही है तो अब ओएम का डेफिनेशन की बातें कर लेते हैं, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर ऐसे में कुछ लिख नहीं रहे। तो ओएम क्या बोलता है, ओएम भी एक अदर मैटर पैराग्राफ है इन द पैराग्राफ इंक्लूडिंग इन द ऑडिट रिपोर्ट। पहला, अब आप ये पढ़ो, इतना आप यहाँ पे ओएम लिख दो, अदर मैटर पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ इंक्लूड इन द ऑडिटर रिपोर्ट, फर्स्ट सेकेंड सेम है, ठीक है। That refers to a matter other than those present or disclosed in the financial statement. Second, यहाँ पे क्या था, appropriately present and disclosed है,
यहाँ पे क्या है, अदर देन दोस मैटर, मतलब कि ये बियॉन्ड द हम जा रहे, फिनेंशियल स्टेटमेंट में या डिस्क्लोजर में या कहीं पे भी नहीं है, हम उसके सिवाय का डिस्क्लोजर देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी डिस्क्लोजर दे सकते हो अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर। तो अदर मैटर पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ इंक्लूड इन द ऑडिटर रिपोर्ट दैट द रेफर टू अ मैटर अदर देन दोस प्रेजेंट और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे ही मैटर जो अदर देन कौन सी है, प्रेजेंट और डिस्क्लोज हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर देखो प्रेजेंट और डिस्क्लोज है तो ईओएम बन जाएगा, अगर प्रेजेंट और डिस्क्लोजर नहीं है तो अदर मैटर बन जाएगा। और यहाँ पे क्या था, ईओएम में बोलता था ऑडिटर का जो जजमेंट है ना, वो कह रहा है कि ये यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही यहाँ पे भी ऑडिटर का जजमेंट कुछ बोल रहा है, यहाँ पे ऑडिटर का जजमेंट बोल रहा है कि जो हमारा यूजर है ना, वो अंडरस्टैंड कर पाएगा बेटर वे में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट को, ठीक है। देखो, जब प्रेजेंट और डिस्क्लोज है तो उसका मतलब क्या है, एंटिटी भी बताना चाहती है और आप भी बताना चाहते हो, तो उससे क्या है, उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। वो जो चीज है ना, वो जो मैटर है ना, उसका वैल्यू इंक्रीज होता है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, ये मैटर ऐसी है ना जो मैनेजमेंट को नहीं लगती है बतानी चाहिए, बट हमारे ऑडिटर को लग रही है बतानी चाहिए। अब ऑडिटर को जब ये मैटर चीजें बताने जैसी लग रही है, उससे हम क्या होगा, उससे क्या पता चलता है, यूजर जान पाएगा भाई ऑडिट ऑडिट एक बेटर वे में हुआ है, ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है और ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया भी है उन चीजों को। तो व्हाट आर द अदर मैटर पैराग्राफ? अदर मैटर पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ, आंखें बंद करके मेरे साथ फटाफट बोलो, अदर मैटर पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ इंक्लूड इन द ऑडिटर रिपोर्ट द रेफर्स टू अ मैटर अदर देन दोस मैटर present or disclosed in the financial statement in the auditor judgment relevant to user to understanding the audit को अच्छे से समझ पाए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ पाए, या तो फिर ऑडिटर के रिपोर्ट को अच्छे से समझ पाए। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब अदर मैटर पैराग्राफ जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में डेफिनेशन, अदर मैटर पैराग्राफ का ये डेफिनेशन है हमारा। 10 मिनट और लेक्चर चलेगा, देन ये कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। तो अदर मैटर पैराग्राफ क्या बोल रहा है, तो ये डेफिनेशन सबसे पहले बोल दी, और ये किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो, अदर मैटर पैराग्राफ है, तो अदर मैटर पैराग्राफ क्या बोलते हैं भाई, ऐसी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब जब भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ देनी है बियॉन्ड द एप्लीकेबल एफआरएफ, तो क्या होना चाहिए भाई, वो चीजें लॉ के रिगार्डिंग से प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो लॉ प्रोहिबिटेड नहीं की होनी चाहिए, ठीक है। ईओएम क्या था, प्रेजेंट और डिस्क्लोज था, मतलब कि मैनेजमेंट भी बताना चाहती है, आप भी बताना चाहते हो। पर अदर मैटर पैराग्राफ क्या है, मैनेजमेंट नहीं बताना चाहती और आप बताना चाहते हो। अब जब ऐसा सिचुएशन आएगा जब मैनेजमेंट नहीं बताना चाहती तो आप बताना चाहते हो, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा भाई, लॉ एंड रेगुलेशन तो मुझे मना नहीं करना है ना, वो कभी भी प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए लॉ एंड रेगुलेशन से। और वो सारी चीजें हम 701 में नहीं बताएंगे। क्या होता है कई बार कि 701, मतलब कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, केम, ईओएम और ओएम, ये तीनों साथ में ही चलती है, ये तीनों भाई है। अब क्या होता है, कई बार आपको लगता है ईओएम में दिखाना चाहिए, कई बार आपको लगता है उसको केम में दिखाना चाहिए या ओएम में दिखाना चाहिए। अगर आपने टीसीडब्ल्यू जी के साथ कम्युनिकेट किया है, टीसीडब्ल्यू जी बोले यार केम में दिखा, तो आप केम में दिखाओगे। तो ये कहाँ पे दिखाना ना, ये आपका अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए यहाँ पे हर जगह लिखा ही होगा। अगर आप केम में दिखा रहे हो तो यहाँ मत दिखाओ, और वहां पे दिखा रहे हो तो केम में मत दिखाओ। अगर जो भी इंफॉर्मेशन है वो केम के रिलेटेड है, केम का जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रही है तो केम में चले जाओ, अगर यहाँ का डेफिनेशन फुलफिल कर रही है तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब सेपरेट सेक्शन ओएम कैसे होता है भाई, ओएम अदर मैटर पैराग्राफ का क्या होगा भाई, एक सेपरेट सेक्शन होगा और हेडिंग ओएम होगा या फिर कोई और हेडिंग हो सकता है, ठीक है। अदर मैटर हो सकता है या आपको कोई भी लगता है अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग, एक ऑडिटर का जजमेंट बोलता है भाई ये हेडिंग रखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये सेपरेट सेक्शन बोलता है। कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी क्या बोलते हैं, हमें ईओएम एंड ओएम ये दोनों के लिए है। देखो ये सारी चीजें ईओएम ओएम ये ज्यादातर है ना 5 मार्क्स में, मैंने बोला ना वो वाला पोर्शन आएगा, ये वाला, ये वाला आ सकता है, ये वाला पोर्शन 5 मार्क्स में आ सकता है, ये वाला भी एक बार 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। बट ये बाकी सारी चीजें ना ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है, मतलब कि यहाँ से छोटे छोटे एमसीक्यू निकल के आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और 1 मार्क्स चला जाएगा या 2 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। अब ईओएम क्या बोलता है, ईओएम बोलता है भाई, इफ द ऑडिटर एक्सपेक्ट टू इंक्लूड ईओएम और ओएम, अगर ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है इंक्लूड करना ईओएम और ओएम को इन द ऑडिटर रिपोर्ट, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसके साथ, टीसीडब्ल्यू के साथ। और क्या कम्युनिकेट करेंगे, पहली चीज एक्सपेक्टेशन, भाई क्या मैं डालना चाहता हूं और उसका वर्डिंग क्या होगा।
क्या-क्या चीज़ें मैं डालना चाहता हूँ और उसका वर्डिंग क्या होगा, वो दोनों चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी। तो ठीक है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें अच्छी है। तो इसी के साथ हमारा एसए 706 भी यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। हमने एसए 706 में कुछ लिखा नहीं है क्योंकि कुछ लिखने जैसा है नहीं। ये आप एक बार है ना रॉ भी पढ़ लोगे ना तो अभी आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम हम एसए 705 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अराउंड अराउंड 25 मिनट्स में हमने एसए 706 कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम हमें 705 के बारे में पढ़ना है। 1 आवर जैसा आप लोग रखना कि 1 आवर हमें ऐसे 705 पढ़ने में जाएगा ही जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो बहुत बड़ा ऐसे है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।